वेलकम बैक टू फार्मानाइट। आज से हम कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं और कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें उनके प्रिंसिपल्स को देखना होगा। यानी जो कीमोथेरेपी है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके, और जो टर्म्स हैं जो हम आगे कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें पता होना चाहिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो रही है और कौन सी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग हम यूज़ करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करवाएंगे, और पेशेंट फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो इस सिलेक्शन को अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। थेरेपी, जो ड्रग थेरेपी हम दे रहे हैं वो किस हिसाब से देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वगैरह, और रेजिस्टेंस है, टॉलरेंस है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसिडल, एमआईसी, एमबीसी वगैरह, तो ये सारी की सारी बेसिक कांसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी के अंदर आ जाता है। तो हमें जो है ये सबसे पहले देखना है, और बहुत ही स्पीड से हम इस लेक्चर को कवर करने वाले हैं, और लिपनकॉट के चैप्टर नंबर 28 से ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस को किल करती हैं, उन्हें इंजर करती हैं। ठीक है, उनको किल भी करती हैं और उनको या फिर इंजर कर सकती हैं। लेकिन हमारी हर तरह से कोशिश होती है कि वो वाली ड्रग्स प्रिपेयर की जाएं और वो वाली ड्रग्स दी जाएं जो ह्यूमन सिस्टम को, जो होस्ट सेल्स को अफेक्ट ना करें। पैथोजेंस को तो ये किल करें या इंजर करें वो हमारा जो है वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स होगा, लेकिन जो होस्ट सेल्स हैं, जो ह्यूमन सिस्टम है, उनके ऊपर उनका इफेक्ट जो है वो ना होने के बराबर हो। सिलेक्शन किस तरह से की जाती है ड्रग्स की? ठीक है, सिलेक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे हमें पता होना चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारी हो रही है वो कौन सा है, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी देखी जाती है कि जो सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ड्रग से ससेप्टेबल है, कौन से ड्रग से जो है ना वो किल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो उनकी सेफ्टी और एफिकेसी है ड्रग्स की, कि क्या वो ड्रग्स जो है वो सेफ हैं, क्या उनकी एफिशिएंसी शो हो रही है। तो फिर उन ड्रग्स को जो है सेलेक्ट किया जाए और यूज़ किया जाए। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए होती हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं हमारी जीआईटी के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ जो है वो यूरिनरी ट्रैक के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो वो देखना होता है उसके लिए कि हम फिर उसकी एफिकेसी भी चेक करते हैं ना, साथ साथ सेफ्टी के साथ साथ। फिर पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट की जो है वो एज हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी का स्टेटस हो सकता है, और हम देख सकते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है या नर्सिंग मदर्स तो नहीं है। तो वो सारे फैक्टर्स, जैसे कि हमारे पास हेपेटिक और रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट्स आ सकते हैं, उनके अंदर डोज एडजस्टमेंट या उनके अंदर जो हम ड्रग्स दे रहे हैं और उनकी जो टाइमिंग है और जो उनकी थेरेपी की ड्यूरेशन है, तो वो सारी भी जो चेंज हो सकती है। उसमें सिलेक्शन से पहले हमें जो है ड्रग सिलेक्ट करने से पहले ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। फिर कॉस्ट ऑफ थेरेपी जो है वो भी ज़रूरी होती है। इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे, और हमारी तरतीब जो होगी वो सेम टू सेम लिपन कॉट वाली होगी। सो नो नीड टू वरी। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जा रहा है। तो बेसिक जो तरीका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन का हम यूज़ करते हैं ना, वो मोस्ट इजीली जो है वो ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग जो है वो उससे पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। उसके अलावा हमें उसकी शेप के बारे में पता चल जाता है कि वो कोकाई है या वो बेसिल आई है, यानी कि ग्राम स्टेनिंग हमें जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड कर देती है। तो ग्राम स्टेनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो कल्चरिंग का आता है, कि हम उसका कल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी में उसको भेज सकते हैं और कल्चरिंग के लिए वो जा सकता है। जब किसी भी बैक्टीरिया का हम कल्चर प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम ना सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके, बल्कि उसकी ससेप्टिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। सही है ना, कि कौन सा केमोथेरेप्यूटिक ड्रग है या कौन सी एंटीबायोटिक है जो उसके खिलाफ ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके अंदर चेक करते हैं हम कि पैथोजन की एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, पैथोजन की एंटीजेंस जो हैं वो कितनी है, वो किस हिसाब से हैं। ठीक है, जैसे कि पैथोजन का डीएनए और आरएनए वगैरह उसके अंदर चेक करते हैं, और उसके अलावा देखते हैं हम कि होस्ट रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं। यानी कि हमने जो है वो पैथोजन के अंदर एंटीजेंस चेक करनी होती हैं, एंटीजन जैसे कि डीएनए आरएनए वगैरह है नहीं है, और अगर हैं तो किस लिहाज से हैं। और उसके बाद हमने होस्ट रिस्पॉन्सेज देखने होते हैं। ठीक है, होस्ट रिस्पॉन्सेज के अंदर जैसे ये इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो उसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, तो होस्ट का रिस्पॉन्स देखना होता है कि होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स किस हिसाब से आ रहा होता है। आजकल हमारे पास बहुत से टेक्निक्स आ गए हैं जिनके ज़रिए हम ये प्रोसेसेस कर सकते हैं कि एंटीजेंस वगैरह की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सकती है। जैसे हमारे पास जो है वो एक टेक्निक है रैपिड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रैपिड पीसीआर, रैपिड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या एक और है हमारे पास मार्डी टीओएफ, TOFMS, मैट्रिक असिस्टेड
लेजर डिसऑप्शन आयनाइजेशन, टाइम ऑफ लाइट, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, उसके जरिए भी हम जो है ना ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो नेक्स्ट हेडिंग बुक के अंदर एम्पिरिक थेरेपी, आप इसको करते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, ठीक है, वो इतना क्रिटिकली इल था, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उससे सैंपल लेके लेबोरेटरी में भिजवा दिया कि जी आइडेंटिफिकेशन करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सा, उसके बाद मैं चेक करूंगा ससेप्टिबिलिटी और उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सी ड्रग को सिलेक्ट करना है। और पेशेंट जो है वो बेचारा क्रिटिकली इल है और इन 2 4 5 जितने भी दिन लगने हैं इस सारे प्रोसेस में, उस दौरान उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या खुदा न खास्ता जो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर कौन जिम्मेदार है। इसलिए क्या किया जाता है कि अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई होती, यानी जो पेशेंट है उसको हम फौरी तौर पे जो मेडिसिन दे रहे होते हैं और अभी तक उसका जो पैथोजन जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही होती है वो आइडेंटिफाई नहीं किया होता, तो उस थेरेपी को हम कहते हैं कि ये जो थेरेपी है ये एम्पिरिक थेरेपी है, ठीक है, वो थेरेपी एम्पिरिक थेरेपी कहलाती है। यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजन है उसकी आइडेंटिफिकेशन से पहले जो ट्रीटमेंट दी जाती है। अब एम्पिरिक थेरेपी के अंदर 2 चीज़ें जो है ना वो अहम होती हैं। एम्पिरिक थेरेपी के अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 टाइमिंग है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक पेशेंट है वो आया है और वो क्रिटिकली इल है, जैसे वो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है जी, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, वो यानी कि प्रोन है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, कोई भी जो पैथोजन आएगा और उसे इन्फेक्शन कर देगा और सीरियस किस्म की उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगी और ना उसका जो वो इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि उनको फाइट कर सके उनके साथ। या फिर एक पेशेंट है वो मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, उसकी जो मेनिंजेस हैं वो इन्फ्लेम की हुई हैं, जो सीएनएस की मेनिंजेस हैं। अब जाहिर है जब मेनिंजेस इन्फ्लेम की हुई हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर तो अपना काम नहीं ना कर रहा, तो जितनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो इजीली सीएनएस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो फिर उस केस में भी जो है ना वो डॉक्टर एम्पिरिक थेरेपी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है सिलेक्शन ड्रग की, ठीक है, टाइमिंग के बाद सिलेक्शन की बात आ जाती है। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम देखते हैं जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़ाहिर एक्सपीरियंस होता है और वो अपनी क्लिनिकल असेसमेंट के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं ड्रग को कि कौन सी ड्रग है जो सिलेक्ट करनी चाहिए, जो अच्छी रहेगी इस ड्रग डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास फर्ज करें कि एक स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल आता है, ठीक है, हमारे पास जो है वो स्पाइनल फ्लूइड आती है, स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल आता है, ठीक है, और इस स्पाइनल फ्लूइड के अंदर हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है। अब ये स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। अब ये हमने 2 इंडिविजुअल से लिया, एक हमारे पास था एक इन्फेंट, ठीक है, एक हमारे पास था इन्फेंट और दूसरा था हमारे पास 40 ईयर्स ओल्ड का पेशेंट, इन्फेंट और 40 ईयर्स ओल्ड का पेशेंट। तो जो डॉक्टर है उसने कहा कि जो इन्फेंट है उसको उसने पेनिसिलिन दे दी, जबकि जो 40 ईयर्स ओल्ड था उसको उसने 3rd जनरेशन स्फेलोस्पोरेंस पे ले गया। तो हमने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो वो कहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस बताता है या मैंने जो क्लिनिकली असेसमेंट किया है वो ये है कि इन्फेंट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट है और 40 ईयर्स ओल्ड के अंदर जो बैक्टीरिया वो डिफरेंट है। जो इन्फेंट के अंदर बैक्टीरिया होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टी है, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन से यानी कि ससेप्टेबल है, उसके ऊपर पेनिसिलिन अफेक्ट करती है, जबकि जो 40 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है उसको जो इन्फेक्शन हो सकती है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की हो सकती है और वो जो है उसके ऊपर पेनिसिलिन रिएक्ट नहीं करती और सेफ्ट्राएक्सोन या वैंकोमाइसिन उसको देनी पड़ती है। तो यानी कि ये क्लिनिकल असेसमेंट है जो फिर हेल्प करती है उस टाइम जो हमारे पास प्रिस्क्राइबर है या डॉक्टर है कि कौन सी ड्रग जो है वो दी जानी चाहिए ताकि जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरह की जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियसिडल आ जाती हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियसिडल अगर हम सिंपलिस्टिक डेफिनेशन में देखें ना तो बैक्टीरियोस्टेटिक वो वाली ड्रग्स होती हैं, वो वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं कि जो अरेस्ट कर देती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो अरेस्ट हो जाती है। जबकि जो बैक्टीरियसिडल है ना, अगर हम सिंपलिस्टिक डेफिनेशन इसकी देखें तो जो बैक्टीरियल काउंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न रिसर्च में देखें, मॉडर्न डेज में देखें तो कोई भी ड्रग ना तो मुकम्मल तौर पे बैक्टीरियोस्टेटिक कंसिडर की जाती है और ना ही बैक्टीरियसिडल कंसिडर की जाती है, यानी कि वो चेंज कर सकती है, ठीक है, ड्रग जो है वो चेंज करती हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वो एक्ट कर रही हैं, और पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं कि कौन सा पेशेंट है, वो पेशेंट जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम वीक है, और फिर डिपेंड करती है कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग पे भी ये चीज़ बाज़ औक़ात डिपेंड कर सकती है।
एग्जाम्पल के तौर पे उसने लिखा हुआ है बुक के अंदर, एग्जाम्पल दी हुई है लिनेजुलेट की, ठीक है, लिनेजुलेट की उसने एग्जाम्पल दी हुई है। लिनेजुलेट जो है वो ऑक्सीजोलिन डाइऑन्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और उसने उसे कहा है कि ये एक्ट कर सकती है बोथ एज अ बैक्टीरियोस्टेटिक और एज बैक्टीरियोसिडल, ये दोनों तरह से एक्ट कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ कि ये किसके खिलाफ काम कर रही है, ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक के लिए और बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोसिडल के लिए और बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टेटिक में कहता है कि ये स्टैफिलोकोकस के खिलाफ, ठीक है, स्टैफिलोकोकस एयूरियस उसके खिलाफ ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है उसके खिलाफ ये एज एंटी बैक्टीरियोसिडल के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। तो यानी कि वो बताना ये चाह रहा है कि ये नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि एक ड्रग जो है वो डिटो बैक्टीरियोस्टेटिक होगा और एक बैक्टीरियोसिडल होगा, ऐसे नहीं होता, कि ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स पे। फिर आगे हमारे पास आ जाता है मिनिमम इनहिबिटर कंसंट्रेशन, MIC। MIC यानी कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक या कीमोथेरेपिक ड्रग जो हमें रिक्वायर होती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को अरेस्ट करवाने के लिए, यानी कि ग्रोथ ना हो सके फर्दर। जबकि जो मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन या MBC है वो होती है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपिक ड्रग जो हमें रिक्वायर होती है ताकि 99.9% जो कॉलोनी है ना उनका नंबर डिक्लाइन हो सके, जो बैक्टीरिया उनके कॉलोनीज जो है वो किल हो जाए, यानी कि ये जो है वो ग्रोथ से डील करता है और ये जो है वो बैक्टीरियल नंबर से यानी उसकी किलिंग से रिलेट करता है। तो इसका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, बाकी हम नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने देखा कि कीमोथेरेपेटिक ड्रग वो वाली ड्रग्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है और इंजर करती हैं और होस्ट सिस्टम्स को, होस्ट सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रही होती। और सिलेक्शन हम करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स की बेसिस पे, मुख्तलिफ हमें जो है वो पहलू देखने पड़ते हैं, मुख्तलिफ हमें जो है वो देखना पड़ते हैं, नकात देखने पड़ते हैं जिनकी बेसिस पे हम ड्रग्स को सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको हम ग्राम स्टेनिंग के जरिए कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कल्चरिंग कर सकते हैं। हम देखते हैं होस्ट के अंदर कितने जो है वो पैथोजेंस की एंटीजेंस मौजूद हैं, ठीक है, DNA RNA वगैरह, होस्ट रिस्पॉन्सेज देखते हैं। फिर इनको हम PCR, रैपिड PCR, रैपिड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हम इसे जो है वो यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं इन एंटीजेंस को। फिर ससेप्टिबिलिटी देखी जाती है ड्रग्स की, वो भी आज हमने किया। ससेप्टिबिलिटी के अंदर वो वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। ससेप्टिबिलिटी यानी कि हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन सी ड्रग है जो उसके खिलाफ काम कर सकती है। नेक्स्ट उनकी सेफ्टी और एफिकेसी वगैरह, पेशेंट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ थेरेपी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एम्पिरिक थेरेपी जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले दी जाने वाली ड्रग्स जो हैं और उनको यानी कि वो थेरेपी उस आइडेंटिफिकेशन से पहले, उसमें टाइमिंग ज़रूरी है, उसमें सिलेक्शन ज़रूरी है, और बेस्ड ऑन द क्लिनिकल असेसमेंट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्रग या फिर पेशेंट फैक्टर्स जो यानी हमारा प्रिस्क्राइबर है वो उस ड्रग को सेलेक्ट करता है। जैसे हमने देखा था कि स्पाइनल फ्लूइड के अंदर अगर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाइन हो तो इन्फेंट के अंदर जो है वो वेट अ सेकंड, हाँ जी, ग्राम पॉजिटिव कोकाइन हो तो इन्फेंट में वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टी होगा जो कि पेनिसिलिन से ससेप्टेबल होता है, जबकि 40 इयर्स ओल्ड पेशेंट के अंदर वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी होगा जिसके लिए हम थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जैसे सेफ्ट्राएक्सोन और वैंकोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बैक्टीरियोस्टेटिक जो है वो ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, बैक्टीरियोसिडल किलिंग करते हैं बैक्टीरिया की। और जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो ये चीज़ डिपेंड करती है उनके जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वो काम कर रही हैं और होस्ट उस टाइम होस्ट की कंडीशन क्या है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। और मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन के अंदर हम देखते हैं मिनिमम कंसनट्रेशन जो ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और मिनिमम कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसकी किलिंग के लिए, बैक्टीरिया के किलिंग के लिए। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।